सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 का हल प्रश्न पत्र। सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रश्न संख्या 1। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में। उत्तर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8A में भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति के संबंध में धारा 99 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति या अधिकारी द्वारा जिसे इस कार्य के लिए सरकार ने प्राधिकृत किया हो और शीघ्र ही अर्थात 3 माह के अंदर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना चाहिए, जिससे वो इस संबंध में निर्णय ले सके कि इस व्यक्ति को कितने समय के लिए अयोग्य ठहराया जाए। अयोग्यता की अवधि अधिकतम 6 वर्ष हो सकती है। इस संबंध में राष्ट्रपति कोई भी निर्णय लेने से पूर्व निर्वाचन आयोग से सलाह ले सकता है तथा राष्ट्रपति इस सलाह को निर्णय लेते समय संज्ञान में भी लाता है। इस प्रक्रिया में सर्वाधिक कठिन भ्रष्ट आचरण को परिभाषित करना होता है। यद्यपि इसे परिभाषित किया गया है, लेकिन फिर भी अधिकारी को स्वविवेक से कार्य करना होता है। अतः इसमें और अधिक स्पष्टीकरण एवं सुरक्षात्मक व्यवस्था की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब होता है। अनेक बार न्यायालयों में पिटीशन भी होता है। अतः इस विलंब को कम करने के लिए प्रक्रियात्मक संशोधन की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 2। सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे। विवेचना कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संशोधन इसकी धारा 13 और 16 में किया गया है। संशोधन विशेष रूप से सूचना आयुक्तों एवं मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल एवं वेतन भत्तों में मुख्य रूप से किया गया है। 2005 के अधिनियम में केंद्रीय एवं राज्यों के मुख्य सूचना आयुक्त एवं आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक निर्धारित किया गया था। 2019 के अधिनियम में इनके कार्यकाल की निश्चितता को समाप्त कर केंद्र सरकार की इच्छा पर कर दिया गया। 2005 के अधिनियम में केंद्र के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें एवं वेतन भत्ते निर्वाचन आयुक्तों के समान किए गए थे। इसी प्रकार राज्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें निर्वाचन आयुक्त के समान और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन भत्तों एवं सेवा शर्तें राज्य के मुख्य सचिव के समान निर्धारित किए गए थे। 2019 के अधिनियम द्वारा ये व्यवस्था समाप्त कर इसे भी निर्धारित करने का कार्य केंद्रीय सरकार पर छोड़ दिया गया है। इस संशोधन से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन, सेवा शर्तें आदि केंद्र सरकार पर निर्भर हो गई हैं, जिसके कारण सूचना आयुक्त की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी तथा केंद्र सरकार पर निर्भरता बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार व्यक्ति को महत्व देते हुए निर्णय लेगी। प्रश्न संख्या 3। आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण दीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर भारत में पूर्ण संघात्मक व्यवस्था न अपनाकर राज्यों के महासंघ को अपनाया गया है। इसका उद्देश्य संघात्मक व्यवस्था जिसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, राज्य एवं केंद्र के मध्य यद्यपि विषयों का विभाजन किया गया है, लेकिन राज्य वित्त विकास एवं वृद्धि के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहे हैं। केंद्र सरकार संपूर्ण राष्ट्र के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाती है तथा क्रियान्वित करती है, लेकिन ये योजनाएं एवं कार्यक्रम राज्य सरकारें पूर्ण रूप से लागू नहीं करती, जिससे केंद्र एवं राज्य सरकारों में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष चलता रहता है, जिससे भारतीय महासंघ का रूप निर्धारित होता जा रहा है।
इस संदर्भ में विशेष बात यह है कि जिन राज्यों में केंद्र सरकार की राजनीतिक पार्टी की सरकार है वहां सहयोग मिलता है, तथा जहां अन्य पार्टी की सरकार है वहां स्पर्धा एवं संघर्ष और विरोध मिलता है। उदाहरण के लिए जीएसटी को लागू करने में 17 वर्ष लगे। मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन 2019 को सभी राज्यों में जुर्माने को लेकर संघर्ष हो रहा है। सरकार द्वारा भूमि सुधार कानूनों को राज्यों ने स्वीकार नहीं किया। वर्तमान में सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि सुधार कानूनों को लेकर राज्यों, विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों के किसानों एवं राज्यों का प्रतिरोध जारी है। उस दिशा में केंद्र सरकार को नीति निर्धारण से पहले राज्यों के साथ एक सहमति बनानी चाहिए। प्रश्न संख्या 4, हाल के समय में भारत और यूके की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरणीय एवं अपसरणीय होती प्रतीत हो रही हैं। दोनों राष्ट्रों की न्यायिक प्रणालियों के आलोक में अभिसरण तथा अपसरण के मुख्य बिंदुओं को आलोकित कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, भारत एवं यूके अर्थात ब्रिटेन में राजनीतिक संस्थाओं में अत्यधिक समानता है, लेकिन कुछ समानताओं के साथ भारत की न्यायिक व्यवस्था यूके की न्यायिक व्यवस्था से भिन्न है। भारत ने भी यूके की भांति कानून के शासन को अपनाया है। यूके में न्यायिक व्यवस्था का धीरे धीरे विकास हुआ, लेकिन भारत में भारतीय संविधान द्वारा इसका स्वरूप निर्धारित किया गया है। यूके में एकात्मक राजनीतिक व्यवस्था है, लेकिन वहाँ स्कॉटलैंड एवं आयरलैंड में पृथक न्यायालय व्यवस्था है। पहले प्रिवी काउंसिल एवं लॉर्ड चांसलर सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करते थे, लेकिन 2005 के सुधार अधिनियम के बाद 2007 में पुरानी व्यवस्था समाप्त कर स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। केंद्र में उच्चतम न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय हैं तथा इनके अधीन जनपद न्यायालय हैं। ब्रिटेन में जूरी व्यवस्था पाई जाती है, जिसे भारत ने भी अपनाया है तथा गंभीर विषयों पर इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रिटेन में उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है तथा मौलिक अधिकार भी साधारण कानूनों से ही निर्णीत होते हैं। भारत में न्यायालयों को अधिकार संविधान से मिले हैं, अतः निश्चित प्रक्रिया के तहत न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी है। मौलिक अधिकारों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। पृष्ठ संख्या 96। प्रश्न संख्या 5, एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर, क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस प्रणाली को स्वीकारना चाहिए? भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, ब्रिटेन में अभी समय है कि यदि व्यक्ति एक बार स्पीकर बन जाए तो वह सदैव के लिए स्पीकर हो जाता है। इसका अभिप्राय इस परंपरा से है कि जब एक हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य स्पीकर निर्वाचित हो जाता है तो वो तुरंत ही अपनी राजनीतिक पार्टी से त्यागपत्र दे देता है। यही नहीं, अपितु पार्टी पॉलिटिक्स से भी किनारा कर लेता है। वो किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त नहीं करता। इस प्रकार वो राजनीतिक रूप से निष्पक्ष व्यक्ति बन जाता है। वो हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ता है तथा स्वस्थ परंपरा यह है कि कोई भी राजनीतिक दल उसके विरुद्ध अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करता। परिणामतः वो प्रायः निर्विरोध निर्वाचित हो जाता है। इस व्यक्ति की राजनीतिक निष्पक्षता एवं प्रतिबद्धता को सम्मान देते हुए उसे पुनः स्पीकर चुन लिया जाता है और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चल सकती है, जिससे एक ही व्यक्ति अनेक बार यहाँ तक कि दशकों तक स्पीकर बना रह सकता है। भारत में लोकसभा का स्पीकर बनने के बाद वो राजनीतिक निष्पक्षता का धर्म तो निभाता है, लेकिन पार्टी से जुड़ा रहता है तथा पुनः लोकसभा चुनाव में सामान्यतः राजनीतिक दल के प्रत्याशी के रूप में ही खड़ा होता है तथा चुनाव जीतने के बाद पुनः स्पीकर चुना जाना निश्चित नहीं है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में स्पीकर की गरिमा बनाए रखने का उत्तरदायित्व निभाया जाता है, लेकिन फिर भी अनेक बार पक्षपात का आरोप भी लगता रहता है। यदि भारत में ब्रिटिश परंपरा को अपनाना संभव हो तो निष्पक्षता स्थापित हो सकती है तथा संसद की कार्यशैली में सुधार हो सकता है। प्रश्न संख्या 6,
सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में विशेषकर जरा चिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, सामाजिक विकास का एक मानक समाज के सभी वर्गों की स्वास्थ्य की दशा भी होता है। समाज के सभी व्यक्तियों को, वृद्ध, बालक बालिकाएं, माताओं को विशेष रूप से स्वस्थ रखने के लिए अनेक योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हैं। स्वस्थ रहने के लिए चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ योग्य डॉक्टर एवं नर्स आदि की उपलब्धता भी आवश्यक है। स्वच्छ पानी, प्रदूषण रहित वातावरण, पौष्टिक भोजन एवं स्वास्थ्य संबंधी अनिवार्य जानकारी स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। सरकारों को इस क्षेत्र में अत्यधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिए। भारत में संयुक्त परिवारों के विघटन और युवाओं के गांव कस्बों से बड़े शहरों में नौकरी एवं रोजगार के लिए प्रस्थान ने वहां रहने वाले वृद्ध पुरुषों की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा दिया है। गरीबी एवं आय का कोई साधन न होने के कारण अनेक वृद्ध मजबूरी में रोजी रोटी के लिए कार्य करते हैं। ऐसे असहाय एकाकी जीवन जीने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार को विशेष योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। भारत में महिलाओं का मां बनना जीवन मृत्यु की लाइन बना हुआ है। यदि सब कुछ ठीक हो जाए तो उसे नया जीवन कहा जाता है। इसका कारण माताओं को पौष्टिक भोजन का अभाव, चिकित्सा जांच एवं योग्य डॉक्टर की समय पर उपलब्धता न होना है। सरकार को इस ओर अत्यधिक गंभीरता से योजना एवं कारगर कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। मातृत्व एवं वृद्धावस्था दोनों ही क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित कर उनकी सेवाएं भी ली जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 7, आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, संस्थागत गुणवत्ता एक वृहद विचार है जिसमें कानून, व्यक्ति के अधिकार, उच्च गुणवत्ता वाले सरकारी नियम एवं सेवाएं सम्मिलित हैं। संस्थागत गुणवत्ता एवं आर्थिक प्रदर्शन में गहरा संबंध है। संस्थागत गुणवत्ता सदैव नई तकनीकी एवं विचारों को अपनाने में तत्पर रहती है, जिससे संस्था की आर्थिक परफॉर्मेंस में वृद्धि होती है। यदि संस्था सरकारी हो तो उसकी गुणवत्ता में सुधार से समाज एवं सरकार के आर्थिक प्रदर्शन में तो वृद्धि होती ही है, साथ में लोकतंत्र में सुदृढ़ता भी आती है। सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यपालिका एजेंसी सिविल सर्विस होती है, क्योंकि सिविल सेवा के माध्यम से ही कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है तथा सरकार की सभी नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों को जनता तक या लाभार्थियों तक पहुंचाया जाता है तथा जनता की परेशानियों एवं समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर तदनुरूप नीतियां एवं कार्यक्रमों का निर्माण कराया जाता है। अतः सिविल सेवा की गुणवत्ता के स्तर को सुधारना आवश्यक है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार अत्यंत दक्ष, पारदर्शी एवं उत्तरदायी सिविल सर्विस का विकास करने में अनेक अवरोध हैं। सिविल सेवकों की स्थिति, कौशल एवं विशेष दक्षता वाले कार्यों में समानता नहीं है, अतः कार्य निष्पादन में उच्च गुणवत्ता का अभाव है। विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं अधिक प्रभावी रूप से सरकार की सेवाओं को जनता तक पहुंचाने में दक्षता प्राप्त करने के लिए भर्ती, प्रशिक्षण एवं कार्यक्षमता मूल्यांकन में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है। सरकार ने इसी संदर्भ में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम का प्रारंभ सितंबर 2020 में प्रारंभ किया है, जिससे सिविल सर्विस के कर्मचारी अधिक रचनात्मक, अन्वेषणात्मक, कल्पनाशील, व्यावसायिक एवं औद्योगिकी दक्ष और प्रगतिवादी बनेंगे। प्रश्न संख्या 8, चौथी औद्योगिक क्रांति अर्थात डिजिटल क्रांति के प्रादुर्भाव ने ई गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है। विवेचना कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, प्रथम औद्योगिक क्रांति में पानी एवं भाप की शक्ति का यांत्रिक प्रयोग उत्पादन बढ़ाने में, द्वितीय क्रांति में विद्युत का प्रयोग उत्पादन वृद्धि को गति देने में और तृतीयक औद्योगिक क्रांति में
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उद्योग एवं व्यापार को गति प्राप्त हुई। चौथी औद्योगिक क्रांति, जिसे डिजिटल क्रांति भी कहा गया, द्वारा सभी क्षेत्रों जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिक आदि को एक साथ मिला दिया, जिससे सभी क्षेत्रों में परिवर्तन ही नहीं आया अपितु गतिशीलता, सक्षमता एवं गुणवत्ता में वृद्धि हो गई। डिजिटल क्रांति ने प्रशासन के क्षेत्र को भी प्रभावित किया तथा इंटरनेट एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सरकार ने जनता पर नियंत्रण रखने, जनता से संबंधित आंकड़े एकत्रित एवं संग्रहित करने और उनकी सहज प्राप्ति का कार्य प्रारंभ किया। जनता तक सरकार की सेवाओं का विस्तार भी इस क्रांति से संभव हुआ है। सरकार ने डिजिटल तकनीक का प्रयोग प्रशासन में करके ई गवर्नेंस अर्थात इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की अवधारणा को जन्म दिया। ई गवर्नेंस के अंतर्गत डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर दक्षता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को स्थापित किया गया है, जिससे सरकार की संस्थाओं के बीच, सरकार और जनता के बीच तथा संस्थाओं एवं जनता के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान सुगम बना दिया गया है। इसके द्वारा पासपोर्ट निर्माण, बैंकिंग, कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, ग्रामीण विकास, प्रशासनिक दक्षता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ई गवर्नेंस प्रशासन एवं जनता का अब अभिन्न अंग बन चुका है, लेकिन ई गवर्नेंस से व्यक्ति की गोपनीयता, सुरक्षा आदि को भी चुनौती उत्पन्न हुई है। पृष्ठ संख्या 97। प्रश्न संख्या 9। कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में WHO की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उत्तर: संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वास्थ्य संबंधी संस्था WHO द्वारा कोविड-19 महामारी के संबंध में प्रारंभ से ही अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए विश्व के सभी राष्ट्रों को जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। संगठन के सभी क्षेत्रीय एवं देशों में स्थित ऑफिसों द्वारा नागरिकों को समय समय पर कोविड-19 के विषय में नई नई जानकारी एवं वायरस से बचाव के लिए उपाय एवं मेडिसिन, वैक्सीन आदि का प्रचार प्रसार किया। विभिन्न देशों में वायरस को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने का कार्य भी संगठन ने किया। WHO द्वारा किए गए प्रयासों की आलोचना भी की गई। आलोचना का मुख्य आधार ये रहा कि संगठन ने समय समय पर भ्रम फैलाने का कार्य किया। जैसे मास्क लगाने को लेकर पहले ये कहा गया कि स्वस्थ लोगों को मास्क नहीं लगाना है, फिर कहा गया कि मास्क उन सभी लोगों को लगाना है जो मरीज हैं या फिर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। फिर 2 महीने बाद ये वक्तव्य दिया गया कि सभी को मास्क पहनना है। इसी प्रकार मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन को लेकर भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई। कभी इसके ट्रायल की बात कही गई, कभी इसे खाने की बात कही गई। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर गंभीर आरोप लगाया कि ये चीन का पक्षपात कर रहा है। आलोचना का मुद्दा वायरस के जन्म को लेकर था। अमेरिका का कहना था कि चीन ने इसे लैब में तैयार किया था, लेकिन WHO चीन की बात का समर्थन करता रहा है कि ये लैब में नहीं बना है, अपितु जानवरों द्वारा फैलाया गया है। WHO के महासचिव ने ये कहकर आलोचना से बचाव किया कि जैसे जैसे जिस प्रकार की सूचना आती रही, वैसे वैसे ही समय समय पर देते रहे। प्रश्न संख्या 10। अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों की एक निर्णायक भूमिका निभानी है। उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर: ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार लगभग 17.5 मिलियन भारतीय विदेशों में रह रहे हैं। अमेरिका में विदेशियों में इंडियन अमेरिकी भारतीयों की संख्या मैक्सिकन व्यक्तियों के बाद दूसरी है। अमेरिका के सेंसस ब्यूरो के अनुसार इनकी संख्या अमेरिका में लगभग 4 मिलियन है, जो वहां की जनसंख्या का लगभग 1.2% है। अमेरिका में भारतीय सभी विदेशी समूहों से धनी एवं सभी क्षेत्रों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं: सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचई गूगल, संजय झा ग्लोबल फाउंड्रीज इत्यादि। ये सभी ग्लोबल कंपनियां हैं जो अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं में बड़ा योगदान देती हैं। इसी प्रकार कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट, निक्की हेली, पीयूष बॉबी जिंदल, हरप्रीत सिंह
अमेरिका की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत के प्रवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन्हें अमेरिका की अर्थव्यवस्था एवं राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। यूरोपियन राष्ट्रों में भी भारतीयों की महत्वपूर्ण स्थिति है। यूरोप के सभी राष्ट्रों में ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। इन राष्ट्रों में भी भारतीय कंपनियों में उच्च पदों पर हैं तथा वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। ब्रिटेन की राजनीति में प्रीति पटेल, कीथ वाज, ऋषि सुनाक, आलोक शर्मा आदि अनेक व्यक्ति महत्वपूर्ण पदों पर हैं एवं वहां की राजनीति में अपना प्रभाव रखते हैं। भारतीयों की बहुत बड़ी संख्या अमेरिका और यूरोप में रह रही है तथा भारत के अमेरिका और यूरोपियन देशों से अच्छे व्यापारिक एवं राजनीतिक और रणनीतिक संबंध हैं, जिसमें भारत की प्रगति भी निहित है। अतः भारत की प्रगति एवं प्रवासियों को अपनी प्रगति के लिए वहां की अर्थव्यवस्था एवं राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। प्रश्न संख्या 11। राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान केंद्रीयकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। महामारी अधिनियम 1877, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा हाल ही में पारित किए गए कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में सुस्पष्ट कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर, संविधान निर्माताओं का आशय भारत को एक संघात्मक व्यवस्था प्रदान करना था, लेकिन ये संघ विभिन्न राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं था। किसी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार संविधान ने नहीं दिया है। भारत में एकात्मक व्यवस्था लागू करते हुए राज्यों को कुछ अधिकार प्रदान कर दिए गए। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को संघात्मक न कहते हुए राज्यों का संघ अर्थात यूनियन ऑफ द स्टेट्स कहा गया है। दुर्गादास बसु के अनुसार भारत की व्यवस्था एक नए प्रकार के संघ की व्यवस्था करता है, जिसमें राष्ट्र की एकता एवं राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसका कारण भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक विविधता रही है। संविधान निर्माताओं का विचार था कि इस विविधता के कारण कभी भी भारत की एकता और अखंडता को गहरा खतरा हो सकता है। इसलिए शुद्ध संघात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया तथा राज्यों को सीमित स्वायत्तता प्रदान की गई। भारत में ये प्रश्न निरंतर उठाया जाता रहा है कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए, लेकिन केंद्र ने सदैव शक्तिशाली बनने का प्रयास किया है, जिससे केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती रही है। इसके समर्थकों द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि संविधान शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में है तथा भारत की एकता और अखंडता के लिए ये आवश्यक भी है। केंद्र को शक्तिशाली बनाने में 3 संवैधानिक व्यवस्थाओं ने सहयोग प्रदान किया है। पहली, संघ की वित्तीय शक्तियां तथा राज्यों को अपने कार्यों एवं विकास के लिए राज्य के अनुदान पर निर्भर रहना। दूसरी, आर्थिक नियोजन को केंद्रीकृत स्वरूप। तीसरी, राज्यपालों का संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग। भारतीय संघ में शक्तियों का सामान्य विभाजन किया गया है, जिससे राज्यों को स्वायत्तता मिली हुई है, लेकिन राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए केंद्र का शक्तिशाली होना भी आवश्यक है। केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन संघीय सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची में किया गया है, लेकिन राज्य के विषयों पर कानून बनाने की प्रवृत्ति केंद्र सरकार की रही, जिसकी गंभीर आलोचना भी समय समय पर होती रही है। महामारी अधिनियम 1897 द्वारा महामारी बीमारियों के फैलने को रोकने एवं व्यक्तियों का उससे बचाव और स्वास्थ्य लाभ कराने का प्रावधान किया गया है। इस कानून का कार्यक्षेत्र पूरे भारत को बनाया गया तथा राज्यों को ये अधिकार प्रदान किया गया कि वे इस संबंध में उचित कार्यवाही कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा पूरे भारत में उत्पन्न कहीं भी आपदा के समय उचित उपाय कर जानमाल की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए, लेकिन इस अधिनियम की भी आलोचना इस आधार पर की गई, इसके द्वारा स्थानीय प्रतिनिधियों, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों आदि को अधिक अधिकार नहीं दिए गए, अर्थात राज्य की सरकारों को इसमें अनदेखा किया गया। किसानों के लिए संसद द्वारा बनाए गए 2020 में 3 कानूनों, जिनमें किसानों को अपनी फसल बेचने की कहीं भी स्वतंत्रता प्रदान की गई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था की गई।
इलेक्ट्रॉनिकली अपनी फसल बेचने का प्रावधान किया गया। इन कानूनों को लेकर किसानों ने अपना सशक्त विरोध प्रदर्शन किया तथा इन्हें व्यापारी वर्ग के हित में बनाए गए कानून बताया। कुछ बुद्धिजीवी एवं किसान नेताओं ने इसकी आलोचना ये भी की कि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार राज्यों को अनदेखा कर अपना वर्चस्व बनाने के लिए ये कानून लागू कर रही है। पृष्ठ संख्या 98। प्रश्न संख्या 12। न्यायिक विधान भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिस्पर्धी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी बड़ी संख्या में दायर होने वाली लोकहित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर: न्यायिक विधान का तात्पर्य न्यायपालिका द्वारा विधान बनाने से है। न्यायपालिका किसी विशेष संदर्भ में कोई आदेश कार्यपालिका को देती है तो उसे न्यायिक विधान कहा जाता है, जो अनेक बार विवादित भी हो जाता है। न्यायिक विधान की शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन मानकर आलोचना भी की जाती है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यह है कि सरकार के 3 कार्यों विधान बनाना, विधान लागू करना तथा विधान के समय न्याय करना क्रमशः तीनों संस्थाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को दे दिए जाते हैं। अर्थात विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उन्हें लागू करेगी और न्यायपालिका किसी भी मामले में विवाद होने पर न्याय करेगी। राजनीतिक व्यवस्था के यथार्थ संचालन में ये संभव है कि तीनों संस्थाएं एक दूसरे के कार्य करने लगें और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत महत्वहीन हो जाए। भारत में अमेरिका की तरह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं अपनाया गया है, लेकिन कुछ प्रावधानों द्वारा इसको बनाए रखने का प्रयास किया गया है। जैसे जैसे राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा, संसद की कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया के आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। किसी भी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्य करने के आचरण को संसद में चर्चा का विषय नहीं बनाया जाएगा। इसी प्रकार राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के द्वारा सरकार के कार्यनिर्वहन के संबंध में अपने अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय में उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होगा। संविधान में तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखने का प्रयास तो किया गया है, लेकिन एक दूसरे पर नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को भी मान्यता प्रदान की गई है, जिससे कोई भी संस्था निरंकुश होकर कार्य न करे। न्यायपालिका द्वारा दलित, निर्धन, पिछड़े एवं अक्षम लोगों को शीघ्र एवं सामूहिक रूप से न्याय दिलाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को लोकहित के मामले में प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया, जिससे कोई भी व्यक्ति एवं संस्था उच्चतम एवं उच्च न्यायालय में न्याय के लिए याचिका दायर कर सकता है। उस व्यक्ति का पीड़ित पक्ष होना अनिवार्य नहीं है। लोकहितवाद में जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं, शोषण, पर्यावरण, स्वास्थ्य, बाल श्रम, स्त्रियों का शोषण आदि विषयों पर न्यायालय को मात्र सूचित करने पर न्यायालय स्वयं इसकी जांच कराकर या वस्तु स्थिति को समझकर जनहित में निर्णय या आदेश देता है। इस प्रकार के आदेश प्रायः कार्यपालिका को दिए जाते हैं। इस प्रकार के वाद लोकहित या जनहितवाद कहे जाते हैं। लोकहितवाद याचिकाओं में दिए गए निर्णयों को न्यायिक सक्रियता, न्यायिक विधान कहकर ये आलोचना की जाती है कि ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में नागरिक मतदान के माध्यम से सरकार तो बदल देते हैं, लेकिन अपनी सामाजिक परिस्थितियों, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पर्यावरण एवं शोषण को समाप्त कराने के लिए सरकार पर वर्षों भरोसा करते हैं। संसद भी इस संदर्भ में व्यापक कानून नहीं बना पाती और कार्यपालिका इस ओर ध्यान ही नहीं देती। अतः इन समस्याओं के समाधान के लिए लोकहित याचिकाएं वरदान का कार्य कर रही हैं। आज गरीब, वंचित वर्ग या व्यक्ति इस व्यवस्था से अपने को सशक्त अनुभव करता है, क्योंकि यदि सरकार नहीं सुनेगी तो उच्चतम न्यायालय उसकी अवश्य सुनेगा तथा संकट मोचन का कार्य करेगा। प्रश्न संख्या 13। भारत में स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता एवं संपोषिता प्रकार्य कार्यकर्ता व कोष की अपनी रचनात्मक प्रावस्था से प्रकार्यात्मकता की समकालीन अवस्था की ओर स्थानांतरित हुई है।
हाल के समय में प्रकार्यात्मकता की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही अहम चुनौतियों को आलोकित कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर, स्थानीय निकायों से तात्पर्य ऐसी स्थानीय संस्थाओं से जो स्थानीय स्तर जैसे गांव या शहर में किसी विशेष क्षेत्रीय समुदाय पर शासन करती हैं। यहाँ स्थानीय निकायों का संदर्भ स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से है। स्वशासन का अर्थ वहाँ की क्षेत्रीय जनता का शासन। भारत में 2 प्रकार की स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, एक शहरी तथा दूसरी ग्रामीण। शहरी संस्थाएं कस्बा या शहर के विकास एवं प्रशासन और नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कार्य करती हैं। इन्हें नगरपालिका, नगर परिषद, महानगर परिषद, कैंटोनमेंट बोर्ड कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वशासन की स्थानीय संस्थाओं को पंचायती राज संस्थाओं के रूप में जाना जाता है। ये संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्र की सभी समस्याओं के निवारण के लिए योजना निर्माण एवं सरकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने का कार्य करती हैं। शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को 94 संविधान संशोधन 1 जनवरी 1993 से लागू द्वारा संवैधानिकता प्रदान की तथा संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 जी तक में इसके लिए प्रावधान किया और साथ ही 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय दिए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 93 संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू द्वारा संवैधानिकता प्रदान की गई तथा संविधान के अनुच्छेद 243 में इसका विस्तार से वर्णन किया गया। साथ ही 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय दिए गए हैं। शहरी स्तर पर जनसंख्या के हिसाब से 3 संस्थाएं नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद एवं नगर निगम हैं। पंचायती राज में 3 स्तर पर 3 संस्थाएं हैं, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिकता प्रदान करने के बाद इनके कामकाज में कुछ सुधार अवश्य हुआ। महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ कि इनकी संरचना, सत्यता एवं कार्य सुनिश्चित हो गए, लेकिन विकास कार्यों का निष्पादन लक्ष्य के अनुरूप नहीं हुआ। इसके लिए धन, कार्य एवं कार्यकर्ता की कमी को माना गया। पृष्ठ संख्या 99। एक संसदीय पैनल ने अध्ययन के बाद जनवरी 2020 में सरकार को धन, कार्य एवं कार्यकर्ता की कमी को दूर करने की सिफारिश की तथा स्थानीय संस्थाओं को भी इस कमी को पूरा करने के लिए प्रयास करने के लिए कहा गया। सरकार ने वर्तमान में धन एवं कार्यकर्ताओं और कार्य की अधिकता के लिए प्रयास किए हैं, अतः अब आवश्यकता कार्य कराने की है, अर्थात संस्थाओं को अब कार्य निष्पादन पर फोकस करने की आवश्यकता है। कार्य निष्पादन में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती प्रशासनिक है। उच्च अधिकारियों एवं स्थानीय अधीनस्थ कर्मचारियों में समन्वय का अभाव है। कार्य का कोई व्यवस्थित कार्यक्रम नहीं कि कब क्या होना है। उच्च अधिकारियों को स्थानीय समस्याओं एवं उनके समाधान का कम ज्ञान है, जिसके कारण अनेक अनावश्यक कार्य हो जाते हैं तथा आवश्यक कार्य रह जाते हैं। स्थानीय व्यक्तियों में साक्षरता की कमी के कारण अधिकारियों एवं स्थानीय लोगों में उचित समन्वय एवं सहयोग नहीं हो पाता। सरकार का अत्यधिक नियंत्रण रहता है, जिससे काम पर कम रिपोर्ट बनाने पर अधिक ध्यान रहता है। ये स्थिति भ्रष्टाचार एवं पक्षपात को जन्म देती है। तकनीकी ज्ञान के अभाव में कार्य का डिजाइन उचित नहीं होता, जिससे कार्य में विलंब भी होता है और धन का दुरुपयोग भी होता है। पारदर्शिता के लिए सामाजिक अंकेक्षण भी नहीं होता। प्रश्न संख्या 14। विगत कुछ दशकों से राज्यसभा एक उपयोगीहीन स्टेपनी टायर से सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग में रूपांतरित हुआ है। उन कारकों तथा क्षेत्रों को आलोकित कीजिए जहां ये रूपांतरण दृष्टिगत हो सकता है। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर, भारतीय संसद 2 सदनों राज्यसभा तथा लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। लोकसभा में जनता का तथा राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन अथवा दूसरा सदन भी कहा जाता है।
राज्यसभा में प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर न होकर जनसंख्या के आधार पर होता है, जिससे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व अधिक हो जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर दूसरे सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन कुछ भिन्नताएं भी हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन रोक सकती है तथा केवल सिफारिश कर सकती है, जिन्हें लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। राज्यसभा को राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार है। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। जब लोकसभा भंग हो तथा आपात स्थिति लागू कर दी जाए तो उसका अनुमोदन राज्यसभा करती है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है। राज्यसभा की संरचना एवं कार्यों के वर्णन से ये स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा को लोकसभा की तरह सशक्त नहीं बनाया है। उनका उद्देश्य राज्यसभा को एक प्रबुद्ध जनों का सदन बनाना था, जिसमें विषयों पर उच्च स्तर का विचार विमर्श हो सके तथा लोकसभा किसी विधेयक को जल्दबाजी में पारित न करे। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यसभा का कार्य लोकसभा के कार्य को सकारात्मक दृष्टि से परखकर सुझाव देना मात्र था। प्रारंभिक वर्षों में राज्यसभा ने अपने इस उत्तरदायित्व को भलीभांति निभाया, लेकिन दोनों ही सदनों में एक ही राजनीतिक दल का बहुमत होने के कारण राज्यसभा में किसी नीति या विधेयक के प्रति अधिक टकराव नहीं हुआ, जिससे इसे एक स्टेपनी मात्र कहा जाने लगा। जब जब लोकसभा में शासक दल का बहुमत रहा और राज्यसभा में विरोधी दलों का बहुमत रहा, तब तब राज्यसभा की डिबेट एवं प्रतिरोध अधिक प्रखर रहा। जनता पार्टी 1977 से 1979, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 1998 से 2004, यूपीए सेकंड 2009 से 2014 तथा वर्तमान एनडीए शासनकाल में राज्यसभा की प्रखरता एवं प्रतिरोध अधिक मुखर रहा है। वर्तमान में पारित किसान कानूनों पर अनेक सरकारी विधेयकों पर राज्यसभा में जबरदस्त विरोध हुआ है। राज्यसभा ने प्रश्नकाल के दौरान राष्ट्र एवं जनता के हितों को प्रखरता से आवाज दी है। अनेक महत्वपूर्ण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए हैं। राज्यसभा ने पिछले दशकों में अपनी उच्च गुणवत्ता के वाद विवाद एवं विचार विमर्श से भारतीय राजनीति को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः राज्यसभा वर्तमान में लोकसभा की मात्र स्टेपनी न होकर लोकसभा की एक सशक्त सहयोगी संस्था के रूप में स्थापित हो गई है। प्रश्न संख्या 15, एक आयोग के संवैधानिकीकरण के लिए कौन कौन से चरण आवश्यक हैं? क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिकता प्रदान करना भारत में लैंगिक न्याय एवं सशक्तिकरण और अधिक सुनिश्चित करेगा? कारण बताइए। उत्तर 250 शब्दों में दें। उत्तर: भारत में 2 प्रकार की संस्थाएं हैं, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक। संवैधानिक संस्थाएं वो हैं जिनका उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया है। गैर संवैधानिक संस्थाएं वो हैं जिनका संविधान में स्थान नहीं होता, लेकिन अन्य किसी संसदीय अधिनियम, कार्यपालिका आदेश या अन्य किसी राष्ट्रपति की घोषणा से संगठित होती हैं। संवैधानिक संस्थाएं अपने अधिकार एवं शक्ति संविधान के प्रावधानों से प्राप्त करते हैं। इनके संशोधन के लिए संविधान में संशोधन करना होता है, जैसे वित्तीय आयोग, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि। गैर संवैधानिक संस्थाओं में सांविधिक या वैधानिक निकाय की स्थापना संसदीय अधिनियम द्वारा की जाती है तथा इसमें संशोधन सामान्य संशोधन अधिनियम द्वारा किया जा सकता है, जैसे सूचना आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आदि।
कार्यकारी निकायों की स्थापना केंद्र या राज्य सरकारों के कार्यपालिका आदेश के द्वारा होती है। संवैधानिक संस्थाओं अधिक सुदृढ़, स्थिर एवं शक्तिशाली माना जाता है। इसके बाद सांविधिक संस्थाएं एवं अंत में कार्यकारी निकाय आते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 द्वारा की गई है। प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को जयंती पटनायक की अध्यक्षता में की गई थी। आयोग की स्थापना का उद्देश्य महिलाओं के संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समीक्षा करना, महिलाओं को सुरक्षित एवं सशक्त बनाने के लिए कानूनों का सुझाव देना, महिलाओं की परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार को नीतियां बनाने में सुझाव देना, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना आदि था। पृष्ठ संख्या 100। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की समस्याएं जानने के लिए पूरे देश में भ्रमण किया तथा संबंधित आंकड़े एकत्र कर राज्य की सहायता से बाल विवाह, महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला पारिवारिक अदालतों की स्थापना आदि पर अनेक कार्यक्रम चलाकर महिलाओं को जागरूक किया एवं उनकी समस्याओं संबंधी शिकायतों को दूर कर महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं पर हो रही हिंसक वारदातों में संबंधित अधिकारियों से मिलकर त्वरित न्याय दिलाने का कार्य भी किया। पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति बढ़ रहे हिंसा एवं यौन उत्पीड़न के मामलों को लेकर देश के अनेक महिला संगठन राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं। इन संगठनों ने महिला आयोग को और अधिक सुदृढ़ करने, अध्यक्ष एवं सदस्यों की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे संवैधानिक स्तर प्रदान करने की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिक स्तर प्रदान करने के लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाना होगा। ये संशोधन विधेयक दोनों सदनों, लोकसभा व राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अधिनियम बन जाएगा, जिससे आयोग को संवैधानिक स्तर प्राप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक स्तर प्राप्त करने के बाद महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए और अधिक प्रभावी रूप से कार्य कर सकेगा, क्योंकि इसमें संशोधन के लिए पुनः संविधान संशोधन करना होगा। अतः आयोग को अधिक स्थिरता प्राप्त होगी। आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष कार्य करने में अधिक स्वतंत्रता, स्वायत्तता, निष्पक्षता एवं गरिमा से कार्य कर सकेंगे। प्रश्न संख्या 16। केवल आय पर आधारित गरीबी के निर्धारण में गरीबी का आपतन और तीव्रता अधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर: अधिकांश देशों में निर्धनता के आकलन हेतु आय को ही प्रमुख आधार माना जाता रहा है और इसी के आधार पर निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। विश्व बैंक भी 1.9 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के स्तर की आय को निर्धनता रेखा मानता है, लेकिन निर्धनता का आय आधारित आकलन निर्धनता के आपतन और निर्धनता की तीव्रता का आकलन नहीं कर पाता। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम विगत 10 वर्षों से बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के माध्यम से राष्ट्रों के स्तर पर व्यक्तियों के वंचित रहने के 10 सूचकों कुपोषण, बाल मृत्यु क्रम, विद्यालयी शिक्षा के वर्ष, विद्यालयों में उपस्थिति, भोजन पकाने के ईंधन, पेयजल, विद्युत, आवास तथा आस्तियों को समान रूप से भारांकित 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर में समाहित किया है। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक रिपोर्ट 2020 के निष्कर्ष निम्नलिखित प्रकार हैं। इस रिपोर्ट में नीची आय वाले 28, मध्य स्तरीय आय वाले 76 तथा उच्च आय वाले 3 कुल 107 देशों के 5.9 अरब लोगों के बारे में विभिन्न आयु वर्गों, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों तथा 1279 उपराष्ट्रीय क्षेत्रों के लिए बहुआयामी निर्धनता का आकलन किया है। 107 देशों के 1.3 अरब लोग, लगभग 22%, बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं। बहुआयामी निर्धनता में रह रहे आधे अर्थात 644 मिलियन 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे और किशोर वयस्क हैं।
लगभग 84.3% बहुआयामी निर्धन उपसहारा अफ्रीका 558 मिलियन तथा दक्षिण एशिया 530 मिलियन में रह रहे हैं। बहुआयामी निर्धनता से ग्रसित प्रत्येक व्यक्ति सूचकों की भयावहता को इंगित करता है। 107 मिलियन बहुआयामी निर्धन लोग 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं। निरपेक्ष रूप से 65 देशों ने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कमी दर्शाई है। प्रश्न संख्या 17। सूक्ष्म वित्त एक गरीबी रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा के लिए लक्षित है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उपर्युक्त दोहरे उद्देश्यों के लिए कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अनेक लोग निर्धनता और विपन्नता में जीवन यापन कर रहे हैं। इनके पास आय सृजन हेतु किसी प्रकार की स्थायी आस्ति न होने के कारण इन्हें औपचारिक वित्तीय संस्थाओं जैसे कि वाणिज्यिक बैंकों से न तो उधार मिल पाता है और न कोई अन्य वित्तीय उत्पाद। ऐसे में वे स्वयं सहायता समूहों के रूप में आपस में संगठित होकर सूक्ष्म वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं से उधार लेकर न केवल स्वयं को निर्धनता के कुचक्र से बाहर निकाल सकते हैं वरन स्वयं और परिवार के लिए आय सृजन के स्थायी स्रोत के रूप में आय सृजनकारी आस्ति को भी सृजित कर सकते हैं। सूक्ष्म वित्त या सूक्ष्म साख महिला सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ग्रामीण भारत की अधिकांश महिलाएं खेती-बाड़ी, पशुपालन, खाद्य सुरक्षा, बागवानी, पोषण, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, ऊर्जा एवं पारिवारिक कार्यों में महत्वपूर्ण तरीके से योगदान देती है। उनमें बचत करने तथा किफायत के साथ परिवार चलाने की भी आदत होती है। इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके इन्हें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल और अवसरों में जोड़कर सूक्ष्म वित्त की सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें निर्धनता के मकड़जाल से बाहर निकाला जा सकता है। सूक्ष्म वित्त में स्पष्टतया छोटे छोटे ऋण व्यक्तियों तथा समूहों को आमतौर पर बिना किसी जमानत के प्रदान किए जाते हैं जिन्हें लोग अपनी सुविधानुसार चुका सकते हैं। प्रश्न संख्या 18। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य 4 2030 के साथ अनुरूपता में है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना और पुनः स्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा संघीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को अनुमोदित किया गया। इस नीति की मुख्य बात यह है कि ये संयुक्त राष्ट्र के संपोषणीय विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 4 में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ अनुरूपता में है। लक्ष्य 4 सभी के लिए समावेशी, समतामूलक तथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा जिसमें तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है, आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करते हुए सुनिश्चित करने की ओर लक्षित है ताकि बड़ी मात्रा में वयस्क साक्षरता तथा अंकों की गणना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। लक्ष्य 4 में वर्ष 2030 तक ये सुनिश्चित किया जाना है कि सभी लड़कों और लड़कियों को संपूर्ण प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क, समतामूलक और गुणात्मक रूप में प्राप्त हो सके। सभी लड़कियों और लड़कों की पहले के बाल्यकाल विकास, देखभाल तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा तक गुणात्मक रूप से समान पहुंच। सभी महिलाओं और पुरुषों की वहन करने लायक तथा गुणवत्ता युक्त तकनीकी, व्यावसायिक एवं तृतीयक स्तरीय शिक्षा तक समान पहुंच हो और शिक्षा में लिंग मूलक असमानताएं समाप्त की जा सकें। वंचितों, विशेष रूप से दिव्यांगजनों, देशीय लोगों तथा वंचित बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी प्रकार की शिक्षा तक पहुंच हो। शिक्षा प्रणाली दिव्यांगजनों तथा लिंग मूलक रूप से संवेदनशील हो। पृष्ठ संख्या 101। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा उपर्युक्त सभी लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील है। ये वर्ष 2030 तक पूर्व विद्यालय से माध्यमिक शिक्षा तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य के साथ 100% सकल नामांकन दर के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। इसमें विद्यालय से बाहर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में वापस लाना है।
वर्तमान की 10+2 प्रणाली को नवीन 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 तथा 14 से 18 वर्ष में परिवर्तन की ओर लक्षित है। कम से कम 5 वर्ष तक की शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में। वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% के स्तर पर लाना। अंडर ग्रेजुएट शिक्षा 3 या 4 वर्ष तथा परास्नातक शिक्षा 1 या 2 वर्ष की। महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्रणाली 15 वर्षों के भीतर समाप्त। विधि शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर सभी प्रकार की शिक्षा के विनियमन हेतु राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना। प्रश्न संख्या 19। चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक गठबंधन से एक व्यापारिक गुट में रूपांतरित कर रहा है। विवेचना कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड 4 राष्ट्रों भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच संवाद है, जिसका प्रारंभ 2007 में मनीला में आसियान रीजनल फोरम की मीटिंग के समय हुई थी। इस पहली क्वाड मीटिंग में इसे गैर औपचारिक समूह कहा गया था, जिसका उद्देश्य सामान्य हितों एवं आपदा राहत के विषय में बातचीत करना था। इससे पूर्व इन 4 देशों की बातचीत 2004 में बॉक्सिट डे सुनामी से राहत पाने के लिए एक कोर समूह के निर्माण पर हुई थी। इस संवाद की पहली परिणत मालाबार नौसैनिक अभ्यास में देखने को मिली, जब 2007 में ही चारों राष्ट्रों भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया ने इसमें भाग लिया। बंगाल की खाड़ी में संपन्न इस अभ्यास में सिंगापुर ने भी भाग लिया। क्वाड का कोई स्पष्ट उद्देश्य एवं एजेंडा न होने के कारण इस नौसैनिक अभ्यास के अर्थ निकाले जाने लगे और आलोचकों ने तो इसे नए सैन्य समूह एशियन नाटो के रूप में परिभाषित कर दिया। चीन ने इसकी भावी संभावनाएं देखते हुए इसका घोर विरोध करना प्रारंभ कर दिया तथा सभी संबंधित राष्ट्रों पर इसे समाप्त करने का दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि चारों राष्ट्रों ने इस विषय पर परस्पर दूरी बना ली। ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में ही ये वक्तव्य दिया कि क्वाड इसकी रणनीति के अनुरूप नहीं है, अतः जनवरी 2008 में होने वाली क्वाड में वो भाग नहीं लेगा तथा आगामी मालाबार अभ्यास में भी ऑस्ट्रेलिया ने भाग नहीं लिया। क्वाड जैसे ही प्रारंभ हुआ वैसे ही शांत भी हो गया, लेकिन फिर भी छोटे स्तर पर इन देशों में बातचीत चलती रही तथा देशों के परस्पर सैन्य अभ्यास भी होते रहे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माल्कम टर्नबुल, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे तथा अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2017 की आसियान समिट में मनीला में बातचीत हुई और फिर से क्वाड को जीवित करने पर सहमति बनी। ऑस्ट्रेलिया ने पुनः नवंबर 2020 के मालाबार नौसैन्य अभ्यास में भाग लिया। मालाबार नौसैनिक अभ्यास क्वाड देशों में परस्पर समुद्री सहयोग को बढ़ाने के साथ समुद्री डाका ऑपरेशन, आपदा प्रबंधन तथा संयुक्त समुद्री गश्त पर आधारित था। अनेक समीक्षकों का ये आकलन है कि क्वाड का प्रारंभ भले ही आपदा प्रबंधन एवं नौसैनिक सहयोग के लिए हुआ है, लेकिन ये इसका अंतिम उद्देश्य नहीं। इस वार्ता का फोकस आने वाले समय में आर्थिक क्षेत्र में होगा, क्योंकि चीन के व्यापारिक विस्तार एवं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कारण उत्पन्न हो रही परेशानियों का सामना करने के लिए ये संगठन कार्य करेगा। भारत को इस वार्ताकारी संगठन से शीघ्र ही आर्थिक लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि चीन से व्यापारिक गतिरोध के चलते उसे नए आयाम खोजने की आवश्यकता है। मार्च 2020 में क्वाड राष्ट्रों की टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से कोविड-19 महामारी से बचाव के संबंध में रणनीति बनाने के लिए बातचीत हुई। इस वार्ता में 3 अन्य देश वियतनाम, न्यूजीलैंड एवं दक्षिण कोरिया भी सम्मिलित थे। इस वार्ता को क्वाड प्लस नाम दिया गया। इस वार्ता में 7 देशों ने कोविड-19 के लिए तत्कालीन वैक्सीन, व्यापार, लोगों के आवागमन पर बातचीत की। साथ ही इस पर भी विचार किया गया कि इस महामारी के बाद विश्व अर्थव्यवस्था को किस प्रकार यथावत स्थिति में लाया जाए। इस वार्ता के बाद समीक्षकों द्वारा ये कहा जा रहा है कि क्वाड का वर्तमान समय में सैनिक गठबंधन से एक व्यापारिक गुट में रूपांतरण हो रहा है
तथा भविष्य में इसमें अन्य राष्ट्र भी सम्मिलित हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 20। भारत रूस रक्षा समझौतों की तुलना में भारत अमेरिका रक्षा समझौतों की क्या महत्ता है? हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में विवेचना कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर, भारत विश्व का हथियार खरीदने वाला एक प्रमुख राष्ट्र है। भारत अपने हथियारों की खरीद अधिकांशतः रूस से करता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से सुरक्षा हथियार खरीद को बढ़ाया है। भारत ने रूस से फरवरी 2020 में लखनऊ में आयोजित सुरक्षा प्रदर्शनी के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल, कलाशनिकोव राइफल्स और कामोव हेलीकॉप्टर खरीदने का 16 बिलियन का समझौता किया। रूस ने भारत को वायुसेना तथा नौसेना के लिए आधुनिकतम तकनीक देने का वायदा भी किया। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फरवरी 2020 में भारत आगमन पर भारत व अमेरिका के मध्य $3 बिलियन का रक्षा समझौता हुआ, जिसमें 24 MH-60R सीहॉक मल्टीरोल हेलीकॉप्टर नौसेना के लिए तथा AH-64E आक्रामक हेलीकॉप्टर सेना के लिए खरीदने का समझौता किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सुरक्षा में विकास के लिए अद्यतन सुरक्षा तकनीक देने का आश्वासन भी दिया। भारत व अमेरिका ने अक्टूबर 2020 में $90 मिलियन का एक समझौता किया, जिसके अंतर्गत अमेरिका भारत के लिए C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों की मरम्मत करेगा। भारत ने AN/ALR-56M एडवांस्ड रडार वार्निंग सिस्टम, लाइटवेट दूरबीन, ग्लास, GPS तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से संबंधित उपकरणों को खरीद के लिए समझौता किया। भारत की दोनों राष्ट्रों रूस तथा अमेरिका के साथ किए गए रक्षा समझौतों में अमेरिका के समझौते हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थायित्व स्थापित करने में अधिक महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी के अनुसार सुरक्षा समझौते भारत व अमेरिका के मध्य रणनीतिक संबंधों को अधिक सुदृढ़ता प्रदान करेगा तथा भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि एवं राजनीतिक स्थिरता में वृद्धि करेगा। ये समझौते चीन द्वारा लद्दाख में भारतीय सीमा पर उत्पन्न किए गए तनाव एवं भारत प्रशांत क्षेत्र में की जा रही गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र जैव भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें हिंद महासागर, पश्चिमी और केंद्रीय प्रशांत सागर तथा इंडोनेशिया के आसपास का समुद्र सम्मिलित है। 2011 से ये क्षेत्र भू राजनीतिक पटल पर आया था तथा 2013 में अमेरिका ने एशिया प्रशांत क्षेत्र को अपनी रणनीतिक राजनीति में महत्व देना प्रारंभ किया। इसे वहां के महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे 2017 का नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी और 2018 का नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी में भी स्थान दिया गया। भारत और अमेरिका के मध्य एशिया प्रशांत रणनीतिक राजनीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून 2017 में अमेरिकी यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में स्थान दिया गया। इसके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी एवं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर सहमत हुए कि भारत व अमेरिका की भागीदारी के केंद्र में भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति व स्थिरता स्थापित करना है। अतः भारत प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और भारत को संयुक्त रणनीतिक साझेदारी इसलिए भारत अमेरिका के सुरक्षा समझौते भारत सुरक्षा समझौतों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। पृष्ठ संख्या 102।